हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट्स आ रहा था, व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे कि सर होम साइंस का आंसर की जो है पार्ट 2 का एग्जामिनेशन जो 2022 में हुआ है उसका अभी तक यूट्यूब पर किसी भी चैनल पर अपलोड नहीं किया गया है। इसलिए कोशिश करिए कि आप इसका आंसर की लेकर के आइए, लेकिन काफ़ी सारे एग्जाम चल रहे हैं जिसमें मैं व्यस्त होने के कारण इसका आंसर की टाइम से नहीं दे पाया। चलिए, देर ही सही, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूं। और बाकी हम लोग आज के इस वीडियो में आंसर की डिस्कस करेंगे 2022 में जो पार्ट 2 का एग्जामिनेशन हुआ था, जिसका होम साइंस सब्सिडरी पेपर था, ठीक है, जो कि 100% सही आंसर की होगा। आप लोग मिला लीजिएगा कि आपने कितना सही बनाया है, कितना गलत बनाया है, कॉमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। चैनल पर नया है तो इस तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे भाई देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा पटांग पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र की मूल इकाई है, ठीक है। मेरे भाई ध्यान रखना, वस्त्र की जो मूल इकाई है यहाँ पर रेशा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेक्सटाइल फाइबर का एक प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, टेक्सटाइल फाइबर का जो प्रकार है यहाँ पर दिया गया है, इसमें से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन फाइबर है, ठीक है। प्रोटीन फाइबर कौन सा है, तो मेरे भाई ध्यान रखोगे, रेशम को प्रोटीन फाइबर कहा जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखो क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो प्राकृतिक रेशा नहीं है रेयान, ठीक है। रेयान जो है प्राकृतिक रेशा नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया किस फाइबर को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। तो गोल्डन फाइबर जो कहा जाता है ये जूट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित सेल्यूलोसिक फाइबर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइलॉन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखना क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइबर की ताकत बढ़ाने के लिए उसमें ऐंठन देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो मेरे भाई इसको कहा जाता है कताई। क्या कहा जाता है? कताई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखना आठवां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आठवां क्वेश्चन से किस फाइबर को उसकी चमक बनाए रखने के लिए ट्विस्ट नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रेशम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नौवां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। नौवां क्वेश्चन से बुझे हुए कपड़ों में किसे लंबाई के धागे के रूप में जाना जाता है। तो लंबाई के धागे के रूप में ताना को जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखिए क्या है, तैयार कपड़े को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कड़घे के हिस्से को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? वार्प बीम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखना भाई, क्वेश्चन से 11 नंबर है, कड़घे का वह भाग जो बाने के सूत को भरने में प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है। तो मेरे भाई ध्यान रखोगे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शटल कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है सादे बुनाई के लिए सबसे सरल कड़घे में कितने हार्नेंस होते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 हार्नेंस होते हैं। आगे देखना क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा सादा बुनाई है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा साटन बुनाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है सबसे मजबूत बुनाई कौन सी है। तो सबसे मजबूत बुनाई जो है ये सादा बुनाई है। कौन सा है? सादा बुनाई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखना 15 नंबर क्वेश्चन कहता है मलमल डैश बुनाई का एक सूती कपड़ा है, ठीक है। तो सादा बुनाई का एक सूती कपड़ा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे इसी तरह से देखते रहिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा आसानी से सूख जाता है। तो कौन सा कपड़ा आसानी से सूख जाता है? कपास का जो कपड़ा होता है मेरे भाई वो आसानी से सूख जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस कहता है कि सूती कपड़े को चमक प्रदान करने के लिए प्रयुक्त फिनिश को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? तो मर्सराइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कपास के मरकरीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो मरकरीकरण के लिए जो है ये आम नमक यानी कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई सही हो जाएगा। आगे देखना 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसकी अवशोषण शक्ति सबसे अधिक होती है। तो ऊनी वस्त्र का अवशोषण शक्ति जो है ये सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर जलने पर बालों के जलने की तरह गंध करता है। तो ये कपास करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है माइक्रोस्कोप में देखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर अपनी सतह पर
पपड़ी दिखाई पड़ता है। तो कपास जो है यह पपड़ी की तरह दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कहता है। अत्यधिक गर्मी में कौन सा फाइबर पिघलता है? तो प्लास्टिक। कौन सा फाइबर पिघलता है मेरे भाई? प्लास्टिक पिघलता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कीट और कृमियों के विकास को रोकता है? तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखना क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन से भंडारण से पहले कपड़े कागज में क्यों लपेटे जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कपड़ों के इस्त्री को बनाए रखने के लिए। आइए देखते हैं अगला 25वां क्वेश्चन क्या कहता है। कौन सा परिष्करण कपड़ों के जीवन भर रहता है? तो मेरे भाई ध्यान रखोगे यहाँ इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अस्थाई। आइए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कहता है 6 या 7 साल का बच्चा दूसरे के दृष्टिकोण को स्वीकार करने में सक्षम नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों वह बुद्धिमान नहीं होता है। क्या नहीं होता है? क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला 27 नंबर क्वेश्चन कहता है एक बच्चे की वृद्धि मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से। किससे संबंधित है मेरे भाई? शारीरिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है 4-5 साल की उम्र में एक लड़का अपने पिता की तुलना में अपनी मां के प्रति अधिक गहरा लगाव विकसित करता है। बच्चे के व्यवहार के इस परिवर्तन के लिए फ्रायर द्वारा दिया गया शब्द कौन सा था? तो मेरे भाई यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओडिपस कॉम्प्लेक्स। क्या हो जाएगा? ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चंस 29 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक पर्यावरणीय तत्व। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा फाइन मोटर कौशल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिखना। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है वह उम्र कौन सी है जिसमें बच्चा कम हंसता है और अधिक मुस्कुराता है, जिसका अर्थ है कि उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना सीख लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है? तो धारणा जो है यह शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्या कहता है कि किस अवस्था में शारीरिक विकास तेजी से होता है? तो मेरे भाई किशोरावस्था में शारीरिक विकास जो है ये काफ़ी तेजी के साथ होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चन क्या है। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक बच्चे की भाषा के विकास के लिए कौन सा समय सबसे संवेदनशील होता है? तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है कि संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा दिए गए थे? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पियागेट। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन से फुटबॉल को लात मारना किस प्रकार के विकास का एक उदाहरण है? तो मेरे भाई फाइन मोटर विकास का। किसका? फाइन मोटर विकास का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चंस कहता है माता के पहले पीले दूध को क्या कहा जाता है? तो कोलेस्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर देखिए स्तनपान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग मेरे भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्तनपान बच्चे और माँ के बीच में भावनात्मक लगाव विकसित करने में मदद करता है। आगे देखिए क्वेश्चन 39 कहता है किस उम्र में बच्चे का पूरक आहार शुरू किया जाना चाहिए? तो बच्चे का जो पूरक आहार है यह 6 महीने में शुरू किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है पूरक भोजन की मूल विशेषता क्या है? तो यहाँ पर पूरक भोजन की जो मूल विशेषता है इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ का उपयोग बच्चे के पूरक आहार के रूप में किया जाता है? तो मेरे भाई यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे का पूरक आहार निम्नलिखित में से किस पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए? तो कैल्शियम से भरपूर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है कि जब बच्चों को स्तन के दूध के अलावा कोई अन्य चीज़ें खिलाई जाती है तो इसे निम्न में से क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर इसको कहते हैं हम लोग अनुपूरक आहार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि नैन प्रो, इसके बाद है लैक्टोजेन, इसके बाद है क्या कहते हैं स्माइलेक फीड के किस प्रकार का उदाहरण है? तो मेरे भाई ये जो है ये दूध का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? दूध का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य उत्पाद नहीं दिया जाना चाहिए? तो इनमें से सभी जो है यह बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 0 से 1 वर्ष के बच्चे के लिए किस प्रकार का खिलौना सबसे अच्छा है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही
हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे देखना क्वेश्चंस क्या कहता है कि झुनझुन्ना और सीटी वाले खिलौने किस उम्र के बच्चे को दिए जाने चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 से 1 वर्ष। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, क्वेश्चन से किस उम्र में बच्चा साथियों से प्रभावित हो जाता है और एक मजबूत लिंग पहचान रखता है। तो ये है मेरे भाई 6 से 9 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष, 6 से 9 वर्ष। आगे देखना क्वेश्चंस क्या कहता है, तो क्वेश्चंस कहता है कि गुड़िया घर, विज्ञान किट और खेल उपकरण किस आयु वर्ग के बच्चे को दिया जाना चाहिए। तो ये दिया जाना चाहिए 6 से 9 वर्ष के बच्चों का। वैसे तो बात करें तो ये 12 वर्ष के बच्चों को दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है वह 6 से 9 वर्ष हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन से एक बच्चे के जीवन में खिलौने की क्या भूमिका होती है। तो खिलौने की जो भूमिका है यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए इसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखना क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस है परिवार समाज का एक डैश भाग है। तो परिवार जो है ये समाज का केंद्रीय भाग होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखना कहता है कि समान जाति, आयु, शिक्षा, धार्मिक संबद्धता एवं सामाजिक वर्ग के लोगों के बीच विवाह को किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर इसको होमोगैमी के रूप में जाना जाता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि दो विपरीत लिंग के लोग बिना विवाह के एक साथ रह रहे हैं और उनके कोई बच्चे नहीं है तो उसे क्या कहा जा सकता है। तो उसे कहा जा सकता है दोस्तों सहवासी युगल या फिर कहे तो कोहबिटिंग युगल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। आगे देखिएगा क्वेश्चन कहता है जिस समाज में ऑफ स्प्रिंग्स पिता के नाम को विरासत में लेते हैं उसे किस रूप में जाना जाता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये पितृवंशीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कहता है किस वर्ष में बाल विवाह अधिनियम में संशोधन किया गया था ताकि लड़की की शादी की न्यूनतम आयु 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये हो गया था दोस्तों 1929 में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ना भाई क्वेश्चन कहता है कि उच्च मातृ मृत्यु दर में योगदान देने वाला प्रमुख कारण क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा शीघ्र विवाह। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कहता है हिंदू कानून के तहत शादी क्या है। तो हिंदू कानून के तहत जो है शादी जो है यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हिंदू में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो मेरे भाई इसमें सभी के सभी शामिल है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है एक वैध मुस्लिम विवाह के लिए कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो मुस्लिम विवाह के लिए यहाँ पर जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, प्रस्ताव और स्वीकृति एक ही समय और स्थान पर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वह प्रणाली जिसके तहत महिला एक से अधिक पति से शादी कर सकती है और उन सभी को अपने साथ रख सकती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं बहुपतित्व। क्या कहते हैं, बहुपतित्व कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़िए जाति व्यवस्था में साथियों की पसंद को आमतौर पर के रूप में जाना जाता है। तो इसको किस रूप में जाना जाता है, बहिर्विवाह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कहता है किस नियम के अनुसार जोड़ा दुल्हन के माता पिता के साथ एक समय के लिए रहता है फिर दूल्हे के माता पिता के साथ अस्थायी रूप से रहने लग जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई ये हो जाएगा मातृ पितृ स्थानीय निवास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िएगा 63 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार प्रणाली की प्रवृत्ति नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा परिवार में प्रत्येक इकाई का अपना मुखिया होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ना भाई क्वेश्चंस क्या कहता है, क्वेश्चंस कहता है संयुक्त परिवार प्रणाली के टूटने का प्रमुख कारण क्या है। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए औद्योगिकरण। आगे देखिएगा क्वेश्चंस 65 नंबर क्वेश्चंस कहता है कि दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था। तो मेरे भाई दहेज निषेध अधिनियम जो है यह पारित किया गया था 1971 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 66 नंबर क्वेश्चन से एक माँ अपने बच्चों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देती है और पेरेंट्स के दौरान तर्क और स्पष्टीकरण पर भरोसा करती है, उसकी पेरेंटिंग शैली क्या है। तो उसकी पेरेंटिंग शैली जो है देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा हमें डाउट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग डाउट में रखते हैं, क्लियर नहीं है मुझे। बाकी देखिए 67 नंबर क्वेश्चंस में देखते हैं निम्नलिखित में से किस माता पिता के व्यवहार से भाई बहनों के बीच अच्छा संबंध विकसित होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है 1970 और 2000 के दशक की शुरुआत के बीच एकल माता पिता वाले परिवारों में रहने वाले बच्चों की प्रतिशत कितनी है। तो प्रतिशत में क्या हुआ है, तो थोड़ा सा बढ़ा है या दोगुने से अधिक बढ़ा है या थोड़ा कम हुआ है या फिर स्थिर बना रहा है।
तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोगुने से अधिक बढ़ा है। क्योंकि देखिए 1970 में ये प्रतिशत मात्रा 11% थी और फिर 2000 के शुरुआत में ये 28% हो गई। कितना हो गई? 28%, यानी कि 11 दूना 22, यानी कि दोगुने से अधिक बढ़ी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 69 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके घरेलू हिंसा में शामिल होने की सबसे अधिक संभावना है? तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटेबल है, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं। बाकी चलिए अगला देखिए, भारत में किस उम्र से ऊपर के लोगों को बुजुर्ग माना जाता है? तो मेरे भाई 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को। आगे देखिएगा क्वेश्चंस क्या है, वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में वृद्ध आश्रमों की संख्या सबसे अधिक है? तो केरल में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चंस क्या है कि बुढ़ापे की समस्या या समस्याएं, क्या कहता है? देखिए बुढ़ापे की समस्या या समस्याएं क्या है? तो यहाँ पर जो है ये सभी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भौतिक क्षमता में कमी आ जाती है, आर्थिक निर्भरता हो जाता है, यादाश्त में भी गिरावट आ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चन 73 कहता है कि बुढ़ापे में निम्नलिखित में से कौन सी देखभाल की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम वृद्ध लोगों पर केंद्रित है? तो राष्ट्रीय व्योश्री योजना। कौन सी योजना? राष्ट्रीय व्योश्री योजना जो है यह वृद्ध लोगों पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि हेल्पेज इंडिया निम्नलिखित में से किसके कल्याण के लिए काम करता है? तो हेल्पेज इंडिया जो है यह किसके लिए कार्यरत है मेरे भाई? तो यह बुजुर्गों के लिए कार्यरत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 75 क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछे गए थे, जिसका मैंने 100% सही आंसर बता दिया है। हो सकता है 1 से 2% ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिसका बाय मिस्टेक गलती हो गई होगी, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में बनाया है। विशेष बाकी सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है वह सही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस तरह के वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और साथ में अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना जो कि अभी तक आंसर की नहीं मिलाए हैं। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।